अस्सलामुअलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और साथ साथ उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और इस वक्त आज का जो दिन है, जो इस हफ्ते का हमारा यह आखिरी शो है, क्योंकि इससे पहले आप PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे थे, लेकिन रेगुलर शोज़ में हमारा यह आज का आखिरी शो है। तो आज बहुत सारी खबरें जिनको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के जबरदस्त स्टार से और जानेंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग में उनकी परफॉर्मेंस जो इतनी जबरदस्त रही है उसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा थे और कितना उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को एंजॉय भी किया। इसके अलावा पाकिस्तान को उर्दून के हाथों जो है क्वालिफायर फुटबॉल मैच में वर्ल्ड कप का जो क्वालिफायर मैच खेला गया उसमें पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान हॉकी के मामला को आपको गुज़िश्ता 2-3 शोज से अपने प्रोग्राम में मौजूद सुखद मना रहे हैं। आज शैला रजा साहिबा ने भी आज प्रेस के नुमाइंदों से बात की है, हैदर हुसैन साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद एक इत्तला जो आई है वो ये है जनाब कि जो उनका अपोनेंट ग्रुप है जिसको तारिक मुफ्ती साहब जो है वो चेयर कर रहे हैं, वो एक दफ़ा फिर जो है वो सदारत के मनसब पर फाइज हो गए। तो ये जो म्यूजिकल चेयर का गेम है क्रिकेट के बाद अब हॉकी में भी चलता नजर आ रहा है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। तो आज बड़ा ओवरलोडेड शो है, हमें उम्मीद है कि आपका और हमारा साथ आखिर तक बरकरार रहेगा। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। बड़े ब्रांड के लिए 6 टीमें बहुत कम है। PSL 2025 में कम से कम 8 टीमें मुस्तहक हैं। वक़ार यूनुस। कौमी विमेन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जवेरिया खान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 300 के ड्राफ्ट में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान फिर जगह ना बना सके। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ को वेल्श फायर ने मुंतखब कर लिया। बर्मिंघम फॉक्स फ्रेंचाइज ने नसीम शाह को £1.25 लाख में खरीद लिया। चेन्नई सुपर किंग को 7 बार ट्रॉफी जितवाने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टीम की कप्तानी से दस्तबरदार हो गए। श्रीलंका के खिलाफ बांग्लादेश को बड़ा धचका। तजुर्बेकार बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। फीफा वर्ल्ड कप और एशिया कप क्वालिफायर में उर्दन ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दे दी। गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स की तैयारी जनूबी अफ्रीका में करेंगे। वज़ीर आज़म के नामजद करदा तारे बुकटी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के नए सदर मुंतखब हो गए। मामलात हॉकी और खिलाड़ियों के मसाइल की बजाय सदर फेडरेशन के मसाइल पर आ गए। शहला रजा। नाज़रीन, जिस तरह मैंने प्राइम की इब्तिदा में कहा, आपने हेडलाइंस में भी देख लिया कि आज हम ज़्यादातर इन्हीं स्टोरीज़ को जो है वो फोकस करेंगे और इन्हीं के हवाले से आपको ताज़ा तरीन अपडेट जो है अपने मुख्तलिफ नुमाइंदों से जो है वो पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मेरे साथ लाहौर से हमारे नुमाइंदे खुसूसी इमरान लतीफ़ मौजूद हैं कि जिनसे हम जानेंगे इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या मामला चल रहे हैं। शो में खुशामदीद भी कहेंगे। इमरान, ज़रा तफसीलात बताइएगा कि एक इत्तला ये आ रही है कि मिसबाह उल हक से भी रब्ता हुआ है कोचिंग के हवाले से और दूसरा कि बूट कैंप का जो है वो आगाज़ होने के लिए जा रहा है। इन दोनों हवालों से क्या तफसीलात जरा डिस्कस कीजिएगा। बिल्कुल अली सलमान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से गैर मुल्की कोच के लाने के हवाले से राब्तों में अब तेजी आई है। जनूबी अफ्रीका के जो साबिक बैट्समैन थे गैरी कर्स्टन, उनसे भी राब्ता किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम की जानिब से। ज़राए का कहना है कि इसके साथ साथ PSL फाते के जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच है माइक हैसन से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम की जानिब से राब्ते किए जा रहे हैं, उनसे गुफ्तगू शनीद किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो शेन वॉटसन के राब्तों की, तो उनसे तकरीबन मामला तब इख्तिताम पजीर हो चुके हैं, उनकी जानिब से भारी मुआवजा तलब किया गया था। इसके साथ साथ जो मुश्किलात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आ रही हैं, जो ज़का अशरफ के दौर में जिस तरह से गैर मुल्की कोचेस को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फारिग किया, तो अब कोई भी जो गैर मुल्की कोच है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करते हुए सोचता है कि उसके साथ जिस तरह से आपने देखा कि ज़का अशरफ के टाइम में किस तरह से जो गैर मुल्की मिकी ऑर्थर और दूसरे कोचेस को फारिग किया गया था, तो इस हवाले से तमाम तर जो मुशावरत का सिलसिला जारी है। जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ज़का अशरफ, वो ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रही है कि जो गैर मुल्की कोच है कौमी क्रिकेट टीम के साथ काम करें। अगर इन केस गैर मुल्की कोच की खिदमत नहीं हासिल होती तो ज़राए का कहना है कि मिसबाह उल हक से भी बातचीत का सिलसिला शुरू हो रहा है। इसके साथ से कहा यह जा रहा है कि 25 मार्च से काकुल अकेडमी में कौमी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप शुरू होगा, जिसमें से 25 से 28 कौमी क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी होंगे सिलेक्ट में मदू किए जाएंगे, जिसमें PSL के जो खिलाड़ी होंगे खासतौर पर आजम खान और दीगर जो प्लेयर्स हैं उनको भी मदू किया जाएगा। इसके साथ साथ उस्मान खान की भी
भी तलब करने की बाज़गश जारी है। इसके साथ साथ ज़राए का ये भी कहना है कि अली सलमान के जो पाकिस्तान के स्पिनर हैं अमाद वसीम, जिनकी PSL में परफॉर्मेंस अच्छी रही है, उनके लिए भी अगर PCB की चीफ सेलेक्टर्स की या सेलेक्टर्स की जानिब से उनको ग्रीन सिग्नल दिया जाता है तो वो अपनी रिटायरमेंट का ऐलान वापस ले सकते हैं, क्योंकि मुतादिद बार वो अपने इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि वो भी 4 से 5 साल क्रिकेट अच्छा, ये बताना कि अभी आपने बड़े कंप्रिहेंसिवली आपने तमाम जो चीज़ों को जो है वो अपडेट किया, लेकिन अब ये बताइएगा कि एक दफ़ा फिर ये इत्तलात आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती के बारे में सोचा जा रहा है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? इसके साथ अली सलमान बिल्कुल अगर बात करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतजामी मामला के हवाले से, तो एहसान मानी जब थे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का होता था और जो जिम्मेदारियां वसीम खान सर अंजाम दे रहे थे। तो अब इस हवाले से भी कभी इम्कान है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में CEO का ओहदा अब दोबारा से तख्लीक किया जाएगा, दोबारा से जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी और COO जो इस वक्त मौजूद हैं सलमान नसीर के मामला में भी कुछ शशोपंच की सूरत हाल नजर आ रही है। तो ताहम अभी भी जो सूरत हाल अभी वाज़ेह नहीं, खास तो उसमें कौमी क्रिकेट टीम के जो कोच के हवाले से अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कोच दस्तयाब नहीं होता तो ज़राए का कहना है कि मोहम्मद यूसुफ और उमर गुल पाकिस्तान का जो कौमी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप होगा काकूल अकेडमी में तो उसकी निगरानी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच इमरान लतीफ़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला के हवाले से। और जैसे कि आपने पहले कहा था कि आज का शो बड़ा ओवरलोडेड शो है, आज हम बहुत सारे खेलों को जो है वो डिस्कस करेंगे। हॉकी के मामला भी आपने हेडलाइन में देखे कि तारिक मुफ्ती साहब ने एक दफ़ा फिर PHF के सदर का ओहदा संभाल लिया है, जबकि आज शैला रजा साहबा ने अपने तमाम रुफ़ाकार के साथ एक मीटिंग भी की, प्रेस के नुमाइंदों से मुलाकात भी की और उस प्रेस ब्रीफिंग में हमारे नुमाइंदे खुसूसी असगर अजीम साहब भी मौजूद थे, जिन्होंने इस वक्त हमें ज्वाइन किया। उनसे जाने हॉकी के क्या मामला चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। असगर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली भाई, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या मामला चल रहे हैं? कल शैला रजा साहब, आप मुसलसल हम और आप प्रोग्राम कर रहे हैं इस हवाले से, अपडेट कर रहे हैं अपने नाजरीन को। कल शैला रजा साहब हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी तफसील के साथ वो अपने अज़ाइम का इजहार भी कर रही थी, लेकिन आज फिर एक दफ़ा इत्तला मिली है कि जनाब तारिक मुफ्ती साहब जो दोबारा सदर हो गए। ये क्रिकेट के बाद अब हॉकी में भी म्यूजिकल चेयर शुरू हो गई है। अली जरा डिटेल से मैं आपको बता दूं कि तारिक मुफ्ती साहब सदर नहीं हुए हैं। एक इजलास हुआ इस्लामाबाद में PSB में और उस इजलास को कांग्रेस का नाम दिया गया, PHF की कांग्रेस का नाम, जिसमें वो अरकान बैठे हुए थे ज्यादातर जो डैबर हो गए। डैबर कहते हैं PHF के आइन के मुताबिक कि जिन्होंने एक बार अदम एतमाद किसी के अगेंस्ट पेश करे और वो उसमें नाकाम हो जाए तो उस आइन के तहत, PHF के आइन के तहत वो खुद ब खुद जो है कांग्रेस के मेंबर नहीं रहते। और राना मुजाहिद एंड कंपनी ने ये काम हैदर हुसैन के खिलाफ किया था कुछ महीने पहले, जिसमें वो नाकाम हो गए थे, जिसके बाद आइन कहता है कि अब आप कांग्रेस के मेंबर नहीं रहे। तो 6 से 7 लोग तो वो थे जो डैबर शुमार किए जाते हैं। दूसरी बात ये कि पेशावर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर आज दिया है जिसके मुताबिक वाज़े लिखा हुआ है कि आप इजलास कर सकते हैं, अपनी बैठक कर सकते हैं, लेकिन किसी भी किस्म का लेटर या कोई भी हुक्मनामा आप जारी उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक इस केस का, यानी कि तौहीन अदालत केस का हतमी फैसला नहीं हो जाता, क्योंकि अदालत के हुक्म के मुताबिक हैदर हुसैन इस वक्त सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है। तो ये तो क्लियर हो गई वहां से बात। अब फिर उनका ये दावा कि 62 अरकान लेकर, तो भाई जब डैबर बैठे थे आप जितने चाहें आप अरकान ले लें, वो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जो है शैला रजा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इल्जामात लगाए हैं, ये जो हकाइक बयान किए हैं, वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं कि एक प्रेसिडेंट जिसको निगरान बनाया गया, अबूरी सेटअप दिया गया, जिसका काम इलेक्शन कराना, स्कूटनी कराना था, वो गैर मुल्की दौरों के लालच में पड़ गया, लोगों के पैर पकड़ता रहा कि जी मुझे गैर मुल्की दौरों पे भेज दो, मुझे ओमान भेज दो, और ओमान भेजने के लिए बड़ी बड़ी पर्चियां लगाई उसने, लोगों से कहलवाता रहा कि मुझे लाजमी भेजो। इवन के FIH ने मना किया पर उसको बराह रास्त भी और सेक्रेटरी को भी कि भाई इसे आप ना भेजें, लेकिन वो अपनी जिद में, अपनी अना में ओमान जैसे टूर पे वो चला गया, 5 साइड की टीम का बेड़ा गर्क कर दिया, बजाय सिलेक्शन कमेटी उसको सिलेक्ट करती और हम जो है नंबर 1 नंबर 2 आते, उसको जो है और खुद सिलेक्शन उसने की और उसको भेज दिया, और जो कि 9वें नंबर पे आई, और ओमान जैसी टीम जो है वो 3रे नंबर पर आई। फिर आप ये देखिए कि वीडियो एनालिस्ट की कितनी वैल्यू है हॉकी के अंदर, कि हम मतलब वीडियो एनालिस्ट के बगैर हॉकी की जो इंतजामी टीम होती है ना, वो मुकम्मल ही नहीं होती। तो उसने वीडियो एनालिस्ट के बजाय बलूचिस्तान से एक टिकटॉकर को भेजा और वो जाके वहाँ टिकटॉक खेलने लग गया। तो ये तो इतनी गंदी सोच है। अच्छा, फिर 3 करोड़ 75 लाख रुपए मिले एडिट चेक PSB से, इस प्रेसिडेंट नाम जो अपने आपको प्रेसिडेंट कह रहे तारिक मुफ्ती साहब, इन लोगों ने वो क्या कहा गया, किधर गया, कुछ नहीं पता।
किधर गायब है? तो इसका मतलब तो ये हुआ तारिक भुक्ती साहब जो है अपने एम से हट के बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं कि मुझे भी कुछ मिल जाए, और फिर इसके लिए उन्होंने बहुत सारे सिफारिशें भी लगवाई हैं। कल तक तो वो मिन्नतें करते रहे किसी भी तरीके से कि जी शैला रजा जो है विड्रॉ हो जाए, शैला रजा विड्रॉ हो जाए, लेकिन अब आपको पता है कि शैला रजा की जो शोहरत है वो आप भी जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो जब अज़म कर लेती है तो पीछे हटती नहीं है। उन्होंने तो साफ कह दिया है आज कि हमने इनसे कोई बात करनी नहीं है, ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इनसे बात की जाए। हॉकी को बेड़ा गर्क कर दिया। हैदर की मेहनत पे हम 18वें से 16वें नंबर पे आए थे और आज हम फिर दोबारा उससे भी नीचे जाने के लिए है, और फिर हमारा कोई पूल नहीं है। अब आप तमाशा देखें कि कोयटा में कैंप लगेगा, कोयटा में अजलान शाह का भी कैंप लगेगा, ठीक है ना। वो कहते हैं कि हम एक कैंप लगाएंगे राणा ग्रुप, और ये कहते हैं कि जी हम अजलान शाह के लिए कैंप लगाएंगे। और मेरे भाई, इन दोनों की मसले में इन दोनों को कौन सही है कौन गलत है, ये फैसला तो वक्त करेगा, अदालत करेगी, या वो करेगा जो इनको नोटिफाई करेगा, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, तो नोटिफाई भी होना है इनको कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको ऑन करती है, किसको ऑन करती है वो। इसमें अच्छा असगर इन तमाम तर मामलात में स्पोर्ट्स बोर्ड का क्या रोल है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का? देखिए, स्पोर्ट्स बोर्ड का ये रोल है, मेरे जराये के मुताबिक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जो डीजी हैं उनको 29 तारीख से छुट्टियों पे जाना था, लेकिन वो 19 तारीख को अचानक छुट्टियों पे चले गए, और पीएसबी ने का बंदा वहां पर मौजूद था इस्लामाबाद वाले इजलास में, और चूंकि वो वही इस्लामाबाद की पीएसबी की बिल्डिंग में इजलास है। फिर दूसरा ये कि पाकिस्तान ओलंपिक का भी बंदा वहां मौजूद था। दूसरी जानिब जो अदालत का ऑर्डर है, उस ऑर्डर के मुताबिक जो कुछ भी अब राणा साहब करें, लेकिन वो हतमी फैसले तक कोई हुक्मनामा कोई चीज नहीं कर सकते, कोई चार्ज तक नहीं ले सकते वो, चूंकि चार्ज अब हैदर के पास है, चार्ज अब शैला रजा के पास है। तो ये एक बड़ा यहाँ पे कानूनी नुक्ता एक सामने आ गया है, लेकिन नुकसान तो खिलाड़ियों का हो रहा है। दोनों तरफ से खिलाड़ी पिछेंगे, क्योंकि अब वो कैंप में कौन शरीक होगा, और अजलान शाह कप के लिए कौन कैंप में शरीक होगा। एक ट्रेनिंग कैंप लगा रहे हैं, एक अजलान शाह कैंप लगा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है असगर कि क्या पाकिस्तान हॉकी जो इस वक्त दो धड़ों में बंट चुकी है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि तारीख में पहली बार पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो मुतवाजी धड़े की शक्ल में सामने आ गया है। पहली बार हॉकी फेडरेशन के दो मुतवाजी फेडरेशन बन गए हैं। अब ये जिद और अना का मसले के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। इससे पहले कि बहुत ज्यादा मामला बिगड़ जाए, वज़ीर आज़म साहब इस मामले पर नोटिस लें, क्योंकि शैला रजा ने आज ये भी कहा है कि उन्होंने वज़ीर आज़म को सब कुछ आगाह कर दिया है तहरीरी तौर पे। अब उनसे मुलाकात का वक्त है, तो जितनी जल्दी हो सके वज़ीर आज़म साहब इस मामले पे बैठेंगे। कौमी खेल है, दुनिया हंस रही है हम पे, हमारा जो मीडिया मजाक उड़ा रहा है गैर मुल्की, और ये कह रहा है कि जो मुल्क जो है 18वें 20वें नंबर का है वो बजाय हॉकी की बात करने के, खिलाड़ियों की बात करने के, वो फेडरेशन के ओहदों पे लड़ रहे हैं, वो उस पे लड़ रहे हैं। भाई, तो करप्शन है, वो है, उसको सजा दे, वो चीजें साबित सुन रहा है, उसमें इतना पंचायत की क्या बात है। मेरे जराये बताते हैं कि एफआईए ने तहकीकात भी शुरू कर दी है। ठीक है असगर, ये तो चले आपने हॉकी के हवाले से बात कर ली, बड़ी तफसील के साथ आपने हमें अपडेट किया, लेकिन अभी पाकिस्तान सुपर लीग में आप और हम दोनों ही मीडिया बॉक्स पे मौजूद थे, और अभी वकार उन साहब का एक स्टेटमेंट भी आया, उन्होंने कहा कि 6 की वजह 8 टीमें कर दें। तो आपको लगता है कि ये 10 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद जब ये रिन्यूअल होगा कॉन्ट्रैक्ट, तो टीमों की तादाद बढ़ाई जा सकेगी या बढ़ाई जानी चाहिए? अब देखिए, मेरे हिसाब से अगर मेरे जाती राय पूछेंगे तो बढ़ाने में तो कोई हर्ज नहीं है, उससे कुछ मैचेस में इजाफा भी हो जाएगा और कुछ और खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि फ्रेंचाइजर शायद ना माने, ये रजिस्ट करेंगे, और ये तो ये कह रहे हैं कि ये जो उनको 10 साल के लिए दिया गया था, इनको मजीद लॉन्ग टाइम के लिए दे दिया जाए, यही टीम है इनको फ्रेंचाइज, तो ये चाहते हैं, और ये मुतालबा भी इन्होंने रखा है। तो मेरा ख्याल है अगर फ्रेंचाइज की बात मानते हैं और ये जो है इसकी मुखालफत करते हैं, तो फिर वो भी मैं तो उसको साइड सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर टीमें 8 हो जाती हैं तो मजीद हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और उस अपॉर्चुनिटी का फायदा यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट को होगा। ठीक है, और एक और स्टेटमेंट भी आया वकार साहब का, उन्होंने कहा कि जी चैनल अलग कर देना चाहिए, उर्दू कमेंट्री के हवाले से अलग सेटअप कर देना चाहिए। लगता है तीसरे भाई ने भी शायद शुरू कर दिया कमेंट्री। अरे भाई, अब बात यह है कि उर्दू अलग कर दें या इंग्लिश में करें, मेरे भाई अगर उर्दू वाले उर्दू में कमेंट्री कर रहे हैं तो आप उनकी जरा वो तो देख लें मेयार क्या है, ये भी तो एक सवाल है ना। जो रियल कमेंटेटर्स हैं, जो अच्छी कमेंटेटरी कर सकते हैं, मिर्जा इकबाल बेग को ले लूं, या मैं आप खुद कमेंटेटर हैं और दूसरे बहुत सारे कमेंटेटर हैं, इनको तो नजरअंदाज कर दिया जाता है। आप पता नहीं कहां से जो है ना वो कमेंटेटर लाके उनसे कमेंट्री करवा रहे हैं। आप उर्दू अलग करें या आप इंग्लिश को साथ ही रखें, एक साथ ही रखें, लेकिन चीज मेरिट पे लेकर आ जाए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है।
ठीक है, थैंक यू सो मच। असगर अजीम हमारे साथ मौजूद थे, मुख्तलिफ मुद्दों के हवाले से अपने ख्यालात इजहार कर रहे थे। इस वक्त हम लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे कुछ क्रिकेटिंग मैटर के हवाले से, कुछ फुटबॉल को भी डिस्कस करेंगे। सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से, पाकिस्तान हॉकी को हमने डिस्कस किया, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक सरप्राइज गेस्ट मौजूद है कि जो हमारे शो का आज हिस्सा बने हैं और बहुत ज़्यादा उनके हवाले से बात की जा रही है कि इनको पाकिस्तान से खेलना चाहिए। इस वक्त मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया UAE के ज़बरदस्त बैट्समैन और मुल्तान सुल्तान के ज़बरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन उस्मान खान ने। उनको शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम। अली भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपने मेरा बिल्कुल पहली मर्तबा शायद सही नाम लिया है आपने। जी 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 जी, पहली दफा मैंने सही नाम लिया है। सही है। अच्छा उस्मान, वक्त हमें थोड़ा सा हम ताखिर के साथ हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, वक्त हमें जल्दी जल्दी में बात करता हूं। आपका जिस जगह बैठ के मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं, इससे चंद कदम के फासले पे कराची जिम खाना है। मैंने आपको वहां खेलते हुए देखा। ये उस्मान जावेद से उस्मान खान तक बनने का जो सफर है, जिसमें आप यकीनी तौर पर ईटोन से भी खेले हैं, रमजान टूर्नामेंट, इरम ने आपके लिए बड़ा काम किया, जो ईटोन के कप्तान है और ईटोन की टीम चलाते रहे, ये कैसा रहा ये तमाम तर सफर? अली भाई आपको आइडिया है, शायद आप रमजान क्रिकेट को बहुत ज्यादा कवर करते थे, तो उस टाइम पे मैं ज्यादा ईटोन से खेलता था, क्योंकि इरम भाई मुझे जितने भी टूर्नामेंट होते थे ना, उसमें मुझे ऑल टाइम विकेट कीपिंग और एज अ ओपनर और एज ए कप्तानी के भी टीम में मुझे करने की मौका देते थे, तो मैं कॉन्फिडेंस में होता था हर टाइम पे। मुझे इरम भाई यही बोलते थे कि तू सारी टीम को अंदर देखता रही और कोशिश यही करनी है, हमने टीम जितवानी है। और जब भी आपसे मुलाकात होती थी तो आप मुझे यही बात बोलते थे कि यार तू बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हें PSL खेलने का भी मौका मिला था। तो मैं आपको यही बात बोलता था कि अली भाई अभी तक तो मौका नहीं मिला, लेकिन आप मुझे हर टाइम पे बोल देते हो। लेकिन वो आपकी बात अगले साल ही सच्ची होगी कि मुझे PSL खेलने का क्वेटा ग्लैडिएटर से मौका मिला, लेकिन आपकी नजरें मेरे पे थी शायद। उस्मान, बड़ी खुशी होती है जब मैं आपको देखता हूँ कि जो मैं आपकी मेहनत है मैंने देखी है, आपके भाई नदीम जावेद की मेहनत मैंने देखी है जो आप पे करते थे। ये बताएं कि अब क्योंकि वक्त में जल्दी जल्दी में सवाल करूंगा कि फिर ऐसा क्या हुआ कि उस्मान खान क्रिकेट अच्छी खेल लेते, रमजान क्रिकेट में हॉट केक थे, फिर अचानक UAE जाने का फैसला क्यों किया? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रोजगार के सिलसिले में आप गए, लेकिन आपकी फैमिली तो माशाल्लाह वेल एस्टेब्लिश है। किस वजह से आप UAE गए थे? अली भाई जब PSL में खेला या उससे पहले मैं जितनी भी रमजान क्रिकेट या डिस्ट्रिक्ट खेलता था, तो आपको पता है रमजान क्रिकेट खेलने से मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सर्किट में आने का मौका नहीं मिलता था। तो जो मुझे नेशनल T20 और वनडे वगैरह खेलने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि आपको पता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्रॉपर चैनल से परफॉर्मेंस करके आपको ऊपर आना पड़ता था और खेलना पड़ता था। क्योंकि रमजान क्रिकेट जितनी भी क्रिकेट थी वो एक मल्टीनेशनल क्रिकेट के नाम पे होती थी, तो उसको बोर्ड कंसिडर नहीं करता था। तो इसलिए मैं अपने माइंड में यही सोचता था कि अगर मैं अपना टाइम इधर वेस्ट करता रहूंगा तो मुझे PCB की क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिलेगा, तो फिर मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा। इसलिए मैं UAE मूव हो गया। तो UAE भी मुझे जितना टाइम भी मैंने क्रिकेट खेली है, सारी मल्टीनेशनल क्रिकेट खेली है, बोर्ड से तो 1 साल से मुझे ये था कि D20, D10 और D50 खेलने का मौका मिलता था, लेकिन UAE की क्रिकेट में भी मुझे बोर्ड सपोर्ट किया है। लेकिन अनलकीली अल्लाह का शुक्र है PSL खेलने का मौका मिला। सेकंड ईयर मुल्तान सुल्तान से फास्टेस्ट 100 किया, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं पाकिस्तान की क्रिकेट में इन हो सकता हूँ और मैं पाकिस्तान की क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो ऑब्वियसली इस सीजन मुझे मुल्तान सुल्तान से ओवरसीज खेलने का मौका मिला, क्योंकि मेरी हर टाइम कोशिश यही होती थी कि मेरा अपना मुल्क है और मैं अपने मुल्क में जाके लाजमी क्रिकेट खेलूं। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि ज़बरदस्त प्लेयर विकेट कीपर बैट्समैन उस्मान जावेद, और अब बल्कि उस्मान खान, मुझे तो उस्मान जावेद ही जहन में रहता है क्योंकि मैं आपको उस्मान जावेद से ही जानता हूं, तो कभी ट्रायल पे गए हो, कभी किसी ऐसे रवैये का सामना करना पड़ा हो, दिल बहुत टूटा उस्मान का? किससे पहले आपके भाई भी पाकिस्तान अंडर-19 खेले, उनके साथ भी जो है वो बॉलिंग एक्शन की वजह से उनके जो अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सके, लेकिन प्लेयर वो बड़े ज़बरदस्त थे, बैट्समैन बड़े ज़बरदस्त थे, तो कभी दिल टूटा उस्मान को, कभी ट्रायल से भगा दिया हो, कभी ऐसा रवैया हो जिसके से उस्मान का दिल खराब हुआ हो? नहीं अली भाई, ऑब्वियसली आपको पता है जितनी भी कराची की टीम बनती थी ज्यादातर जफर भाई ट्रायल लेते थे, बासत भाई ट्रायल लेते थे, तो वो लोग मुझे जानते नहीं थे। जफर भाई मुझे जानते थे, वो यही बात बोलते थे कि उस्मान तूने परफॉर्म किया हुआ, हम तुम्हें जानते हैं, लेकिन हम तेरे लिए कोशिश करेंगे तेरा नाम आ जाए। लेकिन सिंध की टीम इतनी बड़ी होती थी कि मेरा चांस नहीं बनता था, और मुझे ऐसे लगता था कि शायद 5-6 साल यही क्रिकेट
यही लड़के खेलेंगे तो मुझे लगता है मेरी इस टीम में जगह नहीं बननी थी, इसलिए मैं अपना टाइम नहीं जाया करता था। मेरी कोशिश यही होती थी कि अगर मुझे खेलने का मौका मिले तो मैं कंसिस्टेंट परफॉर्म करूं और खेलूं और अपनी जगह बनाऊं। लेकिन वो 1 मैच 2 मैच मुझे खेलने के मौका मिलता था। फिर गुलाम भाई ऐसे मेरी लाइफ में एक सेकंड 11 में आए जिन्होंने मुझे खेलने का मौका दिया। वो भी मुझे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में देखा, मैंने टॉप किया, 783 रन किए, तो फिर मैं सेकंड 11 में जगह बनाया। पाकिस्तान अंडर 19 के अगेंस्ट एक मैच प्रैक्टिस हुआ, उसमें मैंने 136 किया। तो उसके बाद मुझे फिर भी सेकंड 11 से 5 मैच खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन गुलाम भाई ने मुझे खेलते हुए देखा हुआ था। उन्होंने मुझे लास्ट 5 मैचेस खिलाए, मैंने 200 किए, लेकिन फर्स्ट 11 में मेरी जगह नहीं बन सकती। उस सीजन हम तीनों फॉर्मेट के चैंपियन बने। गुलाम भाई ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से शायद मैं थोड़ा सा लोगों की नजरों में बोर्ड की क्रिकेट में थोड़ा सा रन करके ऊपर आया, लेकिन फिर भी मुझे सेकंड 11 में खेलने का मौका नहीं मिला था। थोड़ा क्योंकि वक्त का भी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आपकी इस स्टोरी को। यूएई फिर किस तरह से गए, कौन आपको वहां पे लेके गया और वहां पे फिर आपने कितनी क्रिकेट खेली? अली भाई यूएई में मैं इसलिए गया था कि क्योंकि आपको पता है कि कोरोना वायरस आ गया था, जिसकी वजह से रमजान क्रिकेट भी काफी 1 साल 2 साल नहीं हुई। तो रमजान क्रिकेट मेरे लिए ऐसी क्रिकेट थी जो मेरी फैमिली को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी, क्योंकि जब मैं डिपार्टमेंट से खेलता था तो 25-30 हजार से ज्यादा सैलरी नहीं थी और कराची में मैं रेंट पे रहता था। तो उसकी वजह से मुझे यूएई जाना पड़ा, क्योंकि फैमिली को सपोर्ट और लुक आफ्टर करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। क्योंकि मैं अपनी फैमिली को अगर कुछ खिलाऊंगा नहीं या कुछ अपने बच्चों के लिए नहीं सोचूंगा तो टाइम आजकल इतनी फास्ट जा रहा है, इसलिए मैं यूएई मूव हो गया। ठीक है, तो फिर अब ये बताइए कि अब आप कोयटा ग्लैडिएटर में भी खेले, उसका मुल्तान सुल्तान में खेले, काफ़ी आपकी बैटिंग में सुधार भी आया, काफ़ी निखार भी आपकी बैटिंग में आया। फास्टेस्ट सेंचुरी पीएसएल की आपने की, इस सीजन में 2 सेंचुरियां की हैं। तो क्या सोच लेकर आए थे और कितना काम कर आए थे अपनी बैटिंग पे और साथ साथ विकेट कीपिंग के हवाले से भी? काफी ज्यादा अली भाई, इस सीजन और पिछले सीजन में काफी ज्यादा बड़े प्लेयरों में और बड़ी लीग खेला हूं, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर था। तो इस सीजन मेरी कोशिश यही थी, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है अपना कंट्री है, इधर खेलने से जितने भी मेरी फैन फॉलोइंग है सारी पाकिस्तान में है, सब लोग मुझे पाकिस्तान में जानते हैं। और मेरी कोशिश यही थी कि अगर मुझे मुल्तान सुल्तान से मैंने फास्टेस्ट 100 भी किया था, वो भी मेरे नाम था। तो मुझे अल्लाह का शुक्र है, इतना अपने पे बिलीव था कि इस सीजन अगर मुझे खेलने का मौका मिलेगा तो पूरा मैं अपनी टीम के लिए और अपनी परफॉर्मेंस से अपने फैन को इतना खुश करूं। वही बात है कि अल्लाह पाक ने 2 सेंचुरीज करवाई, 250 कराई, लेकिन फाइनल वाली इनिंग्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर भी हम चैंपियन नहीं हुए, 1 रन से हार गए। इस सीजन मुझे ये था कि शायद मैं अपनी बैटिंग से, रजवान भाई यही बोलते थे कि यार हमने इस साल चैंपियन बनना है और इंशाल्लाह जो अल्लाह पाक ने नसीब में लिखा हुआ है वो करना है। तो मेरी कोशिश यही थी कि अल्लाह का शुक्र है अच्छा परफॉर्म करूं। अल्लाह ने अच्छा परफॉर्म करवाया और जितने भी मेरे फैन हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। बिल्कुल सपोर्ट किया, और साथ साथ मैं आपको एक बाउंसर तो नहीं करा रहा हूं, आप उसका जवाब अपने हिसाब से दीजिएगा, लेकिन सवाल यहां पे ये बनता है कि जब आप क्रिकेट खेल रहे थे, अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, वो लोग जो आपको ना खिलाने के जिम्मेदार थे, उसमें से 2 ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत अब सपोर्ट कर रहे हैं कि जी इनको पाकिस्तान से खेलना चाहिए। एक आपके जो बैटिंग कंसल्टेंट है मोहम्मद वसीम, उस जमाने में वो सिलेक्टर थे, उस वक्त उन्होंने कहीं भी कंसिडर नहीं किया गया आपको। दूसरे वकार यूनुस उस वक्त भी टीम के साथ थे, और वकार यूनुस जो थे कोच थे एक जमाने में। वकार का भी आपने आपके साथ एक इंटरव्यू, उसमें वकार कह रहे हैं कि जी क्रिकेट बोर्ड को करनी चाहिए, उस्मान को पाकिस्तान से खिलाना चाहिए। वसीम ने खुद आपकी बैटिंग देखी है, तो आपने अपनी बैटिंग से जो है अपने जो नाक़िदीन है या जिन्होंने आपको सिलेक्ट नहीं किया था उन सबको ही आपने बड़ा जो है मुतासिर किया है। अली भाई शायद वकार भाई मेरे से पहले है, क्योंकि जिस टाइम वो कोच थे उस टाइम पे मैं एक भी डिस्ट्रिक्ट का मैच खेलता था, 2 खेलता था, मुझे प्रॉपर खेलने का मौका नहीं मिलता था, वो मुझे जानते नहीं थे। और वसीम भाई जिस टाइम पे चीफ सिलेक्टर थे उस टाइम पे भी मुझे रीजन से या पाकिस्तान कप या T20 खेलने का मौका नहीं मिलता था। फर्स्ट टाइम वसीम भाई की कोचिंग में, मैं अब्दुर्रहमान भाई की कोचिंग में तो लास्ट ईयर भी खेला हूँ, वसीम भाई की कोचिंग में मैं फर्स्ट टाइम खेला हूँ। जैसे मुझे वसीम भाई बोलते थे कि तूने अपना गेम खेलना है, तेरा टारगेट है तूने बॉलर पे चढ़ के रहना है और अपने जो तेरे फेवरेट शॉट है उसमें तूने रहना है, तूने कंफ्यूज नहीं होना। तो ओबियसली मैंने उनकी जो डिमांड थी वो पूरी की, उन लोगों ने इस वजह से मुझे लाइक किया। मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि कोचेज ने मुझे लाइक किया है। तो शायद वो पहले मुझे इतना नहीं जानते थे, जिसकी वजह से शायद वो मुझे किसी भी टीम में, जैसे वो नॉर्दर्न की टीम चलाते थे, उसमें मुझे नहीं रख सके या मुझे नहीं खिला सके। तो इस सीजन मैं उनके साथ खेला हूँ, उनकी जो मेरे पे, जितना मेरे पे वो यकीन करते थे उतना मैंने परफॉर्म किया, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप जिस टीम में खेले मुल्तान सुल्तान, आप एक और ज़बरदस्त विकेट कीपर थे रिजवान, और कैसा माहौल रहा रिजवान के साथ? क्योंकि रिजवान की कप्तानी के वाले से जो है वो बड़ी बातें की जा रही हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है बड़े ज़बरदस्त कप्तान है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
रजवान भाई, आपको पता है अली भाई, मैं लास्ट ईयर भी रजवान भाई के अंडर खेला हूँ। रजवान भाई का यही माइंड होता है कि हमने सिर्फ चैंपियन बनना है, और हम लोग पहले दिन से लेके लास्ट डेज भी यही बात करते हैं कि जो हम पहले दिन सोच रहे थे आज भी वही सोचना है, कोई नई चीज नहीं करनी। और वो किसी भी प्लेयर को ये नहीं बोलते कि तू कम प्लेयर है या तू ज्यादा प्लेयर है, क्योंकि आपको पता है हमारा बेंच बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जिसकी वजह से जो भी प्लेयर खेलता है उसको पता होता है कि अगर मैंने खेलना है, परफॉर्म करना है और मैंने खेलना है। अगर मेरे से परफॉर्मेंस नहीं होगी, क्योंकि रजवान भाई ऐसे कप्तान है और ऐसे इंसान है कि वो किसी की भी हमायत या किसी के लिए भी वो बोलते नहीं है। जो परफॉर्म करेगा उसके लिए वो बोलेंगे या उसको खिलाएंगे, जो परफॉर्म नहीं करेगा, जो बाहर बैठा हुआ है, उसको वो सपोर्ट करेंगे कि भाई चांस पूरा देते हैं खेलने के लिए। तो मैं जितना भी रजवान भाई के अंडर खेला हूँ, तो शायद मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कप्तान नहीं देखा होगा कि जो प्लेयरों को भी सपोर्ट करते हैं, जो बाहर भी बैठे होते हैं उनको भी बहुत सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आपने कप्तान की बात की है, तो अब आप ज़्यादातर क्रिकेट जो है वो यकीनन अभी रिजवान के साथ आप खेल रहे हैं, इससे पहले आप सरफराज की कप्तानी में भी खेले, कराची में भी रमज़ान क्रिकेट आपका कप्तानी में खेले। सरफराज की दोनों विकेट कीपर है, दोनों बड़े ज़बरदस्त कप्तान हैं और दोनों बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। लेकिन अगर मैं उस्मान से पूछता हूँ कि क्या फ़र्क है या क्या एक जैसी चीज़ें दोनों कप्तानों में, तो किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? आप कप्तानी के हवाले से बात करें तो सेम थिंकिंग, सेम लाइक, सेम हर चीज है, कोई फर्क नहीं है रजवान भाई में और सरफराज भाई में। लेकिन रजवान भाई एज ए ओपनर खेलते हैं, न्यू बॉल खेलते हैं, सरफराज भाई मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, वो पोजीशन और है। रजवान भाई ओपनर खेलते हैं, वो पोजीशन और है। बकाया कप्तानी के हवाले से, हर चीज के हवाले से, जैसे रजवान भाई का मेंटली लेवल होता है, ऐसे सैफी भाई का मेंटली लेवल होता है। तो शायद मेरे लिए ये बहुत बड़ी लकी चांस था कि मैं इतने बड़े कप्तानों के अंडर खेला हूँ, जिसकी वजह से शायद मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, जो अल्लाह पाक ने मेरे से परफॉर्म करवाया। इनके माइंड में पड़ता था, जब भी मेरे साथ ये बैटिंग कर रहे होते थे, इनको मैं देखता था ये रन कैसे करते हैं, ये विकेट पे मुश्किल टाइम कैसे गुजारते हैं। वो चीजें मैंने सीखी, और मैं जब भी दुबई जाता था या जब भी मैं पाकिस्तान आता था, उस पर मैं वर्क करता था। अल्लाह का शुक्र है इस PSL में मुझे उसका बहुत फायदा हुआ है। ठीक है, उस्मान के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस बात करते हैं उस्मान खान से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले उस्मान खान हमारे साथ मौजूद थे। उस्मान, ये बताइएगा कि अब आपका नाम जो है वो बूट कैंप में भी आ रहा है कि उस्मान का नाम शामिल किया जा रहा है। PSL की जो टीम बनी है उसमें भी आपका नाम शामिल किया। अभी आप बासित अली का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी जो टीम बनाई है PSL की, उसमें भी आपका नाम है। तो और खबरें भी आ रही हैं कि उस्मान खान को पाकिस्तान के लिए कंसीडर करना चाहिए, जो आपकी परफॉर्मेंस है। इस हवाले से अगर आप कुछ बताना चाहें, आपकी मर्जी है कि आपकी क्या सोच है? अली भाई, जैसे आपको पता है कि अल्लाह का शुक्र है, मुझे जितनी सपोर्ट मिली है या जितना माशाल्लाह मैंने परफॉर्म किया है, उसकी वजह से मेरे फैन ने जितना मुझे सपोर्ट किया है। ओब्वियसली आपको पता है UAE में भी जब मैं रहता था, UAE बोर्ड से भी यही था कि वो सपोर्ट करते थे। लेकिन अगर मैंने पाकिस्तान में आगे परफॉर्म किया, उधर भी मेरे 14-16 मंथ रहते हैं अभी टाइम कंप्लीट होने में। आपको पता है एक साल में 300 डेज रहना बहुत जरूरी होता है। तो ओब्वियसली पाकिस्तान से खेलने का, आपको पता है अपना वतन है, देश है, अगर खेलने का मौका मिलेगा तो इससे बहुत खुशी की बात होगी। क्योंकि जितने भी मेरे उस्ताद हैं, मेरे बड़े भाई हैं या मेरे बुजुर्ग हैं, उनसे मैंने यही बातचीत की है कि उन्होंने बोला कि बेटा अगर पाकिस्तान से खेलने का मौका मिलता है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। ठीक है, और दूसरी तरफ ये बताएं कि आप कोई IPL से, या क्योंकि आप UAE के प्लेयर हैं, अब फिलहाल तो अभी आप UAE के प्लेयर हैं, IPL की बहुत बड़ी लीग है, यकीनन आपकी शोहरत वहां भी पहुंची होगी, या किसी और दुनिया भर की लीग से कोई ऑफर आई है आपको? नहीं अली भाई, अभी तक तो कोई ऑफर नहीं आई, क्योंकि जैसे आपको पता है कि IPL में तो जब तक आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है, हमारे बहुत बड़े लेजेंड प्लेयर हैं, जैसे बाबर भाई हैं, रजवान भाई हैं, शाहीन भाई हैं, हारिस हैं, या जितने भी हमारे फखर भाई लोग हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो भी IPL अभी नहीं खेल सकते, क्योंकि मेरा भी पासपोर्ट पाकिस्तान का है। तो इस वजह से IPL तो हम नहीं खेल सकते जब तक उनके साथ ताल्लुकात हमारे बोर्ड के या हमारे हुकूमत के नहीं सही होते। तो ये चीजें तो अभी तक कुछ नहीं आई, ऑफर वगैरह तो नहीं आई। लेकिन यही है, अल्लाह का शुक्र है, अभी फोकस यही है कि जो क्रिकेट भी मैं खेलूं वो उसमें मैं परफॉर्म करूं और अपना इससे भी ज्यादा नाम बना सकूं। ठीक है, अच्छा उस्मान, आपको लगता है कंपटीशन बहुत है पाकिस्तान में विकेट कीपर बैट्समैन के वाले से? अभी रिजवान अभी खेल नहीं रहे हैं, फिर अभी सरफराज भी अभी डिस्कार्ड नहीं हुए हैं, फिर अभी आजम खान भी हैं, इसके साथ साथ और भी विकेट कीपर बैट्समैन है कि जो बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं टॉप ऑर्डर में भी आके। तो उस्मान ने अपने लिए क्या सोच रखी हुई है? अली भाई, आपको पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत टफ है, क्योंकि आपको पता है 26-27 करोड़ अवाम है जो क्रिकेट
टोटल अवाम है, इसमें से कोई 4-5-6 करोड़ तो क्रिकेट खेलती होगी। लेकिन ये है कि अगर आप अपनी मेहनत करते हो, आप अपने ग्राउंड को टाइम देते हो, आप अपने दिल से हार्ड वर्क करते हो, इज्जत देने वाली अल्लाह की जात है। मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता कि शायद जितने भी विकेट कीपर हैं या जो भी खेल रहा है, आपका खेलने का चांस नहीं बनेगा। आपका काम है कि आपको मिले, आप उसको अवेल करो और परफॉर्म करो और अपनी जगह बनाओ। क्योंकि मैं इस हिसाब से खेलता हूँ कि मुझे नेक्स्ट किसी चीज का नहीं होता, मुझे ये होता है कि ये टूर्नामेंट है, ये मैच है, ये मेरे लिए लास्ट है और पहला मैच है। मैं इस हिसाब से अपनी लाइफ में जितनी भी क्रिकेट खेला हूँ, इस फोकस से मैं खेला हूँ। ठीक है। और उस्मान, जाते जाते अब आप माशाल्लाह स्टार हैं और अब आपको पूरा पाकिस्तान चाहता भी है और जानता भी है, कोई मैसेज देना चाहे अपने फैन को? मैं अपने फैंस को यही अली भाई बात करूंगा और अपने फैन को यही मैसेज दूंगा कि सब अपनी मेहनत करें, 9 से लेके 5 तक ग्राउंड को टाइम दें। जैसे सब लोग अपनी जॉब पे 9 से 5 बजे तक जाते हैं, तो एक ना एक दिन ऐसा आता है कि अल्लाह पाक की ज़ात आपको सपोर्ट भी करती है, अल्लाह ताला की ज़ात आपको मदद भी करती है और आप ये जितने भी दुनिया में लोग हैं, ये आपके लिए वसीला भी बनते हैं। मेरी कोशिश यही है और मैं यही अपने फैन को सबको मैसेज दूंगा। थैंक यू सो मच उस्मान, जितनी आपको मुबारकबाद, इससे ज्यादा मुबारकबाद को, क्योंकि मैंने देखा उन्होंने आपके लिए कितनी मेहनत की और साथ साथ जो आपके क्लब के इरम थे, जो ईटन क्रिकेट क्लब के थे, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने क्या हीरा तराश के जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को दिया है। और उम्मीद है कि अगर आप पाकिस्तान के लिए खेलेंगे तो इसी तरह से परफॉर्मेंस देते नजर आएंगे। ये तो थे जनाब उस्मान खान, लेकिन हमने कहा था कि आज हम अपने शो में बहुत सारे खेलों को डिस्कस करेंगे। एक अफसोसनाक खबर है जनाब फुटबॉल के हवाले से कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में दूसरे मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा और उर्दू ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त से 2-4 कर दिया। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान फुटबॉल का एक बड़ा नाम नासिर इस्माइल साहब। शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाईजान, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नासिर भाई। वक्त का मैं मुकाबला सख्त है, ये 3-0 से शिकस्त हो गई है। आप इतना ग्रास रूट पे काम करते हैं, इतना टूर्नामेंट्स आप करवाते हैं, टैलेंट हमें नजर आता है लेकिन एग्जीक्यूशन नजर नहीं आ रही है। एग्जीक्यूशन सर किधर से नजर आएगी? बात यह है कि दुनिया भर में किसी भी खेल को जीतने के लिए आपको कंटिन्यूटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। यहाँ पे 4 दिन पहले कैंप लगता है और 4 दिन पहले 15 से 16 लड़के, लोकल लड़के ट्रेनिंग करते हैं और जब फर्स्ट 11 बनती है पाकिस्तान की तो 7 लड़के डायरेक्ट एक दिन पहले आते हैं और मैच खेलते हैं। तो ये कौन सी डेवलपमेंट कर रहे हैं हम? कौन सा वर्ल्ड कप क्वालिफाइड खेल रहे हैं? डोमेस्टिक लीग के बगैर, डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर आप सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी भी खेल को प्रमोट करें सर। तो ये बताएं ना फिर, आप जैसे लोग हैं, आप हैं, तारिक लुत्फी साहब हैं, जो फुटबॉल के बड़े बड़े नाम हैं, वो फिर आवाज़ क्यों नहीं उठाते इस हवाले से? क्योंकि आप लोग तो मुझे हमेशा ग्राउंड पे नजर आते हैं, जो क्लब लेवल पे फुटबॉल को प्रमोट करते हुए, सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। सर जो आवाज उठाता है इस पाकिस्तान, वही तो सबसे पहले साइडलाइन होता है। बात यह है कि जो चीजें इस वक्त नॉर्मलाइजेशन कमेटी कर रही है, पाकिस्तान प्रीमियर लीग एक ऐसा इवेंट था कि जिससे टैलेंट नजर आता था और 9 साल तकरीबन 8 साल हो गए पाकिस्तान प्रीमियर लीग नहीं हो रही। 2015 के बाद से जो क्राइसिस पाकिस्तान में आया हुआ है, चैलेंज कप है वो नहीं हो रहा। इन्होंने एक चैलेंज कप कराया था, वो भी 8 महीने के फॉर्मेट में कराया, वो भी अभी तक जो है वो कंक्लूड नहीं हुआ। तो मतलब इनका जो टारगेट है हारून मलिक साहब का, एक एलीट क्लास को लेके चल रहे हैं, उनकी नौकरियां लगी हुई हैं, उनका ब्रेड एंड बटर चल रहा है। 50 लोग, 20-22 अपना मेंस के प्लेयर और 20-22 मेंस की विमेंस की लड़कियां, इसके ऊपर जो है ना वो फेडरेशन फोकस है। इसके अलावा और कोई काम नहीं है डोमेस्टिक। लेकिन तारिक भाई, अपना नासिर भाई, वक्त का मैं जल्दी मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, लेकिन नासिर भाई ये बताएं ना कि फिर ये फॉरेन कोच का जो एक्सपेरिमेंट था पाकिस्तान फुटबॉल में, ये भी कामयाब नजर नहीं आया। देखिए फॉरेन कोच ने जो कंबोडिया वाला मैच जीता ना, ये तो सारी प्रिपरेशन शहजाद अनवर की थी और कंबोडिया इस पोजीशन में थी ही नहीं कि आज इसी दफा पाकिस्तान को जीतती। अब ये जो कोच आया ना, कोच खुद देखे ना, कोच सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है किसी भी खेल के अंदर। कोच खुद स्टेटमेंट दे रहा है कि ना हम ये वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, ना हम अगला वर्ल्ड कप जीत रहेंगे और हमने 6-6, 7-7 डायस्पोरा खिला के भी 6-6 गोल खाएंगे। अरे भाई इतने बड़े मैच से पहले आप प्लेयरों का मोरल डाउन कर रहे हैं, आप उनका मोरल हाई करेंगे। यार कुछ भी हो, हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, हमारे पास बेस्ट मटेरियल है, हमारी ट्रेनिंग भले शॉर्ट है लेकिन हम इस मैच के अंदर अच्छा टफ टाइम देंगे। तो कोच ही तो सबसे बड़ा कंडक्टर होता है और कोच ही जो इस किस्म के बयान देगा तो प्लेयर क्या परफॉर्म करेंगे? ठीक है, लेकिन फिर नासिर भाई, फिर अभी मैं जिस तरह की फुटबॉल की सर्विसेज हैं, इस तरह विमेंस फुटबॉल में आपने नेपाल के प्लेयर को बुलाया ताकि पाकिस्तानी प्लेयर को, विमेन प्लेयर को एक्सपीरियंस हासिल हो। मैंने खुद वो कवर किया जो आपने साउथ अफ्रीका की क्लब की टीम बुलाई ताकि इंटरनेशनल जो गैर मुल्की प्लेयर के साथ खेले, एक्सपीरियंस हासिल करें। तो फिर ये सब कोशिशें आपको लगता नहीं है कि ये रायगा जा रही हैं? आप जिस तरह आप खुद बात कर रहे हैं कि जो आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। अब अगर टीवी पर कहना नहीं चाहिए कि जो मुर्गा जो है वो बांग देता है वही शाम में कढ़ाई में पकड़ा होता है।
ऐसे ही बात है। देखिए, हमारा लोकल मटेरियल बहुत अच्छा है। हमने इसी 15 से 20 सालों के अंदर 2 साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, अंडर 16 में गोल्ड जीता है। सारी चीजें हमारे डोमेस्टिक बच्चों ने, पहले डायस्पोरास कहाँ थे जब हमने 2 गोल्ड जीते थे? उसके अलावा हमने 16 जीती, उसमें डायस्पोरास कहाँ थे? ये डायस्पोरास आने के बाद तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ऑल डाउन हुई है, एक्सेप्ट सिर्फ एक कंबोडिया का मैच। आप पीछे कीनिया से ले लें, शहजाद अनवर ने जो मैचेस खिलाए हैं पूरे 12-14 मैच, उसमें सारे मैच वो हारेंगे। इंडिया के अंदर जाके आप 6-6 गोल खा रहे हैं। ठीक है, अच्छा नासिर भाई, वक्त थोड़ा सा महदूद है, मुझे पता है आपका दिल बहुत जो दुखा हुआ है, बड़ी तफसील के साथ आप बात भी करना चाहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह एक खुसूसी नशिस्त आपके साथ करेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान फुटबॉल के मामला के हवाले से। आज के लिए बस इतना ही। आज के शो के लिए इंतहाई मशकूर है इमरान लतीफ़, असगर अजीम, उस्मान खान और नासिर इस्माइल साहब के, उन्होंने आज के शो के लिए वक्त निकाला। इस हफ्ते का हमारा ये आखिरी शो था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।